फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड, रिसर्चर, इनोवेटर, पेटेंट होल्डर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट और सोशल चेंज एजेंट। ये तारुफ सिर्फ एक शख्सियत का है। 2 गोल्ड मेडल भी हैं, 30 पेटेंट भी हैं। लेजेंड। आपकी मुलाकात अक्सर कोशिश रहती है कि लेजेंड से ही कराऊं। फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया ग्लैमर ग्लैमर ग्लैमर, इसी पे आज बात करेंगे डॉक्टर हरप्रीत कौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार। उत्तर भारत की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था कन्या महाविद्यालय के जी फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप स्टूडियो में हैं, फैशन के बारे में बात होगी। जी डॉक्टर साहब, फैशन को जोड़ के देखा जाता है ग्लैमर के साथ कि ये ग्लैमरस दुनिया है, बिल्कुल। लेकिन शायद इसके मायने अब बदल चुके हैं और दुनिया भी बदल चुकी है, फैल चुकी है। फैशन डिज़ाइनिंग है क्या? सर, फैशन का मतलब ही बदलाव है। जैसे आपने बोला, पहले 6 महीने में फैशन बदलता था, अभी हर हफ्ते में फैशन बदल रहा है, 15 दिनों में, जिसको कि फास्ट फैशन कहते हैं। सो मैं जब इस दुनिया में आई तो मैं भी इसकी चकाचौंध से इंस्पायर होके टॉपर थी थ्रू आउट बचपन से। और स्कूल में खैर कभी फर्स्ट नहीं आई थी, सेकंड से 5th ही आती थी, लेकिन कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आई, गोल्ड मेडल लिया जैसे कि आपने कहा। और इस दुनिया में इसी वजह से आई कि सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे। लेकिन जब 5 साल पढ़ाया सर, तो लगा इतना वेस्ट। अच्छे खासे कपड़े हैं और हम खड़े हो जाते हैं अलमारी के सामने, भरी होती है उसमें से कपड़े गिर रहे हैं और हम बोलते हैं पहनने को कुछ नहीं है, क्योंकि फैशन बदलता जा रहा है। तो अंदर कुछ चुभा और लगा कि यहाँ बदलाव चाहिए। और सर, पहली सस्टेनेबल कलेक्शन तब बनाई कचरे से, लीरो से जिसे हम कहते हैं, और उनको पैच अप करके, जिसे एप्लीके टेक्निक कहते हैं, पैचवर्क टेक्निक कहते हैं, उन्हें कंबाइन करके एक कलेक्शन तैयार की। और तब मेरे पास सिर्फ बीए के स्टूडेंट्स होते थे। सो बहुत ही कलेक्शन अच्छी बनी। और ये बचपन से भी ये मेरा क्रेज़ था। मैं मूंगफली के छिलके, टॉफ़ी के रैपर्स इकट्ठे करती थी और मुझे मेरे पापा बोलते थे क्या कचरा इकट्ठा करती रहती। बट जब मैं उससे एक ब्यूटीफुल कोई सीनरी क्रिएट करती थी तो फिर सबसे ज़्यादा खुश वही होते थे और सबको दिखाते थे। पीएचडी में भी सब्जेक्ट यही रहा? यस सर। और इसकी एक मज़ेदार कहानी है। पीएचडी, मैं श्रीनगर को बिलोंग करती हूँ, वहीं पैदा हुई हूँ, वहीं बड़ी हुई हूँ। तो मेरी रूह बसती है वहाँ के कल्चर में, वहाँ की एम्ब्रॉयड्रीज़ में, और मैं बहुत बड़ी शॉल कलेक्टर हूँ। मुझे सारे हैंडीक्राफ्ट्स हिंदुस्तान के बहुत पसंद है, लेकिन कश्मीर शॉल्स तो सुप्रीम है। तो मुझे लगता था जब मैं पीएचडी करूँगी उसी में करूँगी। फिर मैं किताबें पढ़ना शुरू हुई। इतनी मोटी मोटी किताबें लोग लिख के गए। साथ में मेरी 2 पीएचडी और चल रही थी। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। मेरा छोटा बेटा अपर केजी में और बड़ा बेटा सेकंड में थे। तो मुझे लगा कि मैं श्रीनगर आना जाना कैसे कर पाऊंगी। और मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ गई कि अब मैं पीएचडी किस में करूं। और फिर मेरे हस्बैंड एक स्पाइरल बाउंड मेरे को डॉक्यूमेंट देते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? कहते गो थ्रू इट। देखा तो रीत ऑस, एस्टोनिया के एक रिसर्चर हैं, उन्होंने पीएचडी की। और पहली बार मैंने वर्ड पढ़ा अपसाइक्लिंग। नहीं तो हम तो 3 R's, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पढ़ते थे। हाँ, बिल्कुल। तो अपसाइकल क्या है, वो कैसे रिसाइकल से बेटर है और कैसे कलेक्शन बनाई जा सकती है। सो आई सेड, आपने ये कैसे मुझे सजेस्ट किया? तो मुझे ऐसे पंजाबी में बोलते हैं, सारा दिन ते लीरा जोड़दी तोड़दी रहती है, यही तो करती रहती है। सो आई नेवर थॉट कि इस पे पीएचडी हो सकती है, जो मेरा पैशन है। अच्छा। मतलब मैंने अपने भाई की शादी में भी अपने एमएससी का जो मास्टर्स में लहंगा बनाया था, उसी को जोड़ तोड़ के डिज़ाइन किया। उसके सगन में भी मैंने सूट ऐसे ही किया। उसकी शादी में अपनी शादी की ड्रेस रिपीट की। तो मुझे हमेशा यही सूझता है कि मैं कैसे रीयूज़ करूँ चीज़ों को, और थोड़ी कंजूस भी हूँ। तो ये जो पीएचडी का सब्जेक्ट था, इसमें पीएचडी पहली बार हो रही थी ये? सब बिल्कुल। जब मैंने ये इंट्रोड्यूस किया अपसाइक्लिंग टर्म और प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च, जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी UIFT से मैंने की है। तो इट्स अ वेरी मतलब प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन।
तो वहाँ तो ऐसे लगा कि ये क्या टॉपिक है, ये कैसे हो सकता है, एंड व्हाट इज़ प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च। तो खूब डिस्कशन हुई। फिर सर मैंने फ़ॉरेन से बुक्स मतलब परचेज़ करी, मंगवाई, और दिल्ली के पब्लिशर्स ने मुझे भेजी। तब जाके मेरा साइनॉप्सिस को सील लगी कि हाँ ये कर सकते हो और ये क्रेडिटेबल टॉपिक है। सो ये 2013 की बात है सर, जब अपसाइक्लिंग, सस्टेनेबिलिटी कोई बात नहीं कर रहा था। सो वन ऑफ दी, शायद मेरे बचपन का वो भगवान को कहते परमात्मा को पता था कि अब टाइम आ गया है खिलने का। पर बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, कोई प्रॉपर गाइड नहीं मिले होंगे, कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिला होगा। सर मेरे गाइड डॉक्टर रीटा कांत वॉज अ वेरी ओपन पर्सन। मतलब ऑफ कोर्स हम दोनों ही इकट्ठे इस जर्नी में थे। उन्होंने मेरे साथ, मैंने एक कोर्स किया सस्टेनेबिलिटी का फ्रॉम फैशन इंस्टीट्यूट अमेरिका से। अच्छा। उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया। अच्छा। कि हम दोनों पढ़ेंगे। तो वो इतने अच्छे थे, मतलब कि हाँ हम दोनों सफर आसानी से कट गया। हाँ, बहुत अच्छे से। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस रिसर्च कैसे करते हैं, बहुत किताबें पढ़नी पड़ी। और 2 छोटे बच्चे थे, मैंने आपको जैसे बताया। कॉलेज में हमारे कौशल केंद्र नया नया आ रहा था। सो बहुत चैलेंजेस थे, और यंग, न्यूली मैरिड कहिए, बट पैशन था। अच्छा था। जिस चीज़ से सर इश्क होता है, इस सब्जेक्ट से इश्क था। तो सबको सुला के 11-12 बजे, 3 बजे तक फिर मैं पढ़ाई करती थी। खूब किताबें पढ़ी, रिसर्च बहुत अच्छे से की, बहुत मज़ा आया। और बहुत शुक्राना है परमात्मा का कि आप कर पाए। जी। पढ़ाती हैं बच्चों को। जी। आजकल की पीढ़ी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, लेकिन हीरो ज़रूर बनना चाहती है। क्या मानती हैं कि कैसा स्टफ है? सर नहीं, मेरा एक्सपीरियंस मेरे स्टूडेंट्स के साथ कुछ अलग है। आप उनको ज़रा सा इंस्पायर कीजिए, चैलेंज कीजिए, और कुछ नया दिखाइए, नज़रिया, तो इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं सर। हमारे यहाँ फैशन शो ऐसे नहीं होता कि जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं या जिसका मन कर रहा है वो करे। हमारे यहाँ हमने कंपल्सरी किया हुआ है कि हर बच्चा फैशन शो में पार्टिसिपेट करेगा। तो हर बच्चा उसको एज अ चैलेंज लेता है। हम सब मिलके कलेक्शन डिस्कस करते हैं क्या होगी, एज अ मेंटर हम उनको स्टीयर करते हैं, पर फिर बच्चों के आइडियाज़ निकल के आते हैं। और क्या कमाल सर आइडियाज़ होते हैं। आप उनको जब मौका देते हैं ना इस जनरेशन को, तो बहुत मज़ा आता है। और इस वजह से आज सुकृति फैशन शो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना जाने लगा है। अच्छा। ये हमारा ड्रीम था कि हम एटलीस्ट जलंधर से बाहर जाने जाएं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब ये स्ट्रीम हुआ इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो वहाँ से जब इतनी एप्रिसिएशन आई, तो लगा कि हाँ कुछ किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज देश की, पंजाब की, रोजगार की है, एम्प्लॉयमेंट की। यस। यूथ के लिए। जी। जब हम बात करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग की, बड़ा वेग सा नज़र आता है। बच्चा डिग्री करने के बाद करेगा क्या? जी। क्या है, क्या संभावनाएं हैं? हाँ सर, देखिए फैशन डिज़ाइनिंग में इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हो, एकेडेमिया में भी आ सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। अच्छा। मज़ेदार बात यह है, मैं भी एक ज़माने में एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी। मेरी टीचर ने बोला पढ़ते पढ़ते यूजीसी का पेपर दो, तो मैंने एक बार दिया, 3rd सेमेस्टर में क्लियर हो गया, दूसरी बार दिया, क्लियर हो गया। लिखा हुआ था ना कि लेक्चरर बनना है, तो वो टीचर का कहा फ़ायदा आ गया। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जो अंदर से एक चाहत है, जब वो नर्चर करी जाती है, कैसे करते हैं सर हम? जैसे बच्चा आया फर्स्ट ईयर में, तो राखी रक्षाबंधन का वो आता है, 10, 20, 30, 40, 50 रुपए के धागे बनाती हैं, कॉलेज में ही काउंटर लगा के बेचती हैं। कॉन्फिडेंस आता है, टीचर्स खरीदते हैं, स्टूडेंट्स खरीदते हैं, मोल भाव करना आता है, अपने वर्क को डिफेंड करना आता है कि नहीं नहीं इतने का ही है। सो एक इंटरैक्शन सीखती हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट लेसन इन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके सर फिर सिटी लेवल एग्जीबिशन लगती है दिवाली। सो उसमें रियल कस्टमर्स पूरे शहर से लोग आते हैं और उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं, उनके प्रोडक्ट के ऊपर फीडबैक देके जाते हैं, क्या सही प्राइस थी, कैसी क्वालिटी थी। कई लोग कह के जाते हैं आपने तो बहुत सस्ते रखे हुए, तो उनको लगता है कि हमने अपने आप को अंडर वैल्यू किया था। सो ये एक ट्रेनिंग है सर। इसके अलावा फिर हमने रियल प्रोजेक्ट्स लिए, जैसे डीसी ऑफिस से मुझे बुलाया गया कि आप
पता है कि बहुत कुछ सस्टेनेबिलिटी पे करते हैं, तो बच्चों से बनवाते हैं। तो हमें खेड़ा वतन पंजाब दियाँ खेडो पंजाब की गेम्स हाँ थी। जी, हाँ जी। तो डीसी सर ने बुलाया कि हमें जूट किट्स चाहिए। तो ऐसे ठीक है, ही सेड 500 चाहिए। ऐसे ठीक है सर, एंड ही वाज लाइक 3 दिन में चाहिए। तो तब ठीक है नहीं निकला। तो मैंने कहा सर 1 दिन का टाइम दीजिए, लेट मी डू द प्री सर्वे। फिर हमने मटेरियल सर्वे किया, लोगो उनको चाहिए था वो प्रिंट कराया, और फर्स्ट प्रोटोटाइप 1 दिन में रेडी करके दिया। अच्छा। उनको बहुत पसंद आया, कॉस्ट भी ठीक लगी। और सर फिर 21 बच्चे मेरे बीएससी 5th सेमेस्टर के, जो मतलब अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुए थे, उनको मैंने कहा बेटा अब हम 2 दिन ना दिन देखेंगे ना रात, और हमको क्वालिटी भी देनी है और वो भी देना है, या टाइम पे डिलीवर भी बिल्कुल। करना है। और सर असेंबली लाइन टेक्निक, कोई कटिंग कर रहा है, कोई मार्किंग कर रहा है, कोई स्टिच कर रहा है, कोई लोगो लगा रहा है। क्या मज़ेदार माहौल था। और बच्चों ने कर दिखाया, और जैसे जैसे 100 बन रहे थे और हम काउंटिंग करते थे और सेलिब्रेट करते थे, बीच में लाइट चली गई, तो इलेक्ट्रिक मशीन्स रुक गई। बच्चे मतलब मेरे कहे बिना फटाफट हैंड मशीन्स लेके आए। केएमवी की लैब्स आर वेरी वेल इक्विप्ड। वो टीम जो बनी और जो उन्होंने सीखा और क्वालिटी भी डिलीवर की, टाइमलाइन को फॉलो किया, तो वो बाकमाल था सर। सो इसी तरह से हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जालंधर से बिड करके प्रोजेक्ट लिया, जिसमें हमने सफाई सहायक्स की यूनिफॉर्म्स बनाई। तो बच्चे डंप्स पे गए, 3-4 डंप्स पे, जहाँ इतनी मतलब बदबू है, सब कुछ है, और बच्चे वहाँ गई और सब सफाई सहायक्स की उन्होंने मेजरमेंट्स ली इंडिविजुअल। कोई हमने स्टैंडर्डाइज साइजेस नहीं बनाए। अच्छा। हाँ जी, इट वाज नॉट स्मॉल मीडियम लार्ज। तो सबके इंडिविजुअल साइजेस लिए, नोट किए, बच्चों की टीम्स बनी, और पहले 1000 यूनिफॉर्म्स बनाई, डिलीवर की। वो इतनी पसंद आई। फिर हमें और बड़ा प्रोजेक्ट मिला, कोविड आ गया। कोविड में भी बच्चे बनाते रहे, डिलीवर करते रहे। सो वो एक बहुत ही मतलब रोरिंग सक्सेस। अच्छा एक्सपीरियंस था। जी। कुछ ऐसे बच्चे जो आज स्थापित कर चुके हैं अपने आप में, आपसे पढ़ के, कुछ ऐसे 2-4 नाम जहन में हों? हाँ सर, पहले तो हमारे केएमवी की शान है नवप्रीत। फेमिना मिस इंडिया 2 बार रही है, मतलब फेमिना मिस इंडिया पंजाब। ओके। और फर्स्ट टाइम वो फेमिना मिस इंडिया में फर्स्ट 5 में आई थी। अच्छा। तो उसको ऑफ कोर्स वो मिस केएमवी बनी, वहीं से उसकी ग्रूमिंग शुरू हो गई। प्रिंसिपल मैडम ने उसके ऊपर बहुत जोर लगाया, हम सब ने लगाया, उसकी ग्रूमिंग हुई। कॉस्ट्यूम में उसको मैंने बहुत गाइड किया कि जो वहाँ नेशनल ड्रेस कंपटीशन होता है, एंड शी सेड वहाँ मेरे पे स्पॉटलाइट आई क्योंकि मैं फर्स्ट 7 में सिलेक्ट हुई। तो वो मुझे अभी अक्सर पूछती है कि आपने मेरे अंदर क्या देखा था, तब तो मैं कुछ भी नहीं थी। आई वॉज अ यंग गर्ल ऑफ 16-17। सो वो एक आंखों में चमक थी, जो पता था कि ये कुछ करना चाहती है। तो केएमवी ने ऐसी बहुत सी, फैशन में प्रदीप है हमारी, वो मिस पीटीसी पंजाबन बनी है। सो उसके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम सपोर्ट किए हैं। नेहा वड़ैच ग्रोवर है जो जिसने बीएससी एमएससी फैशन डिज़ाइनिंग की, मिस ब्लू रिकॉर्ड्स रही है, वो मिस इंडिया का ही एक वर्जन है। और आज वो एक सक्सेसफुल फुल लुक एक्सपर्ट है। फैशन मतलब मेकअप भी करती हैं और फैशन टिप्स भी देती हैं। अच्छा। वरुण कौर मान है जो फैशन डिज़ाइनर है और कोरियोग्राफी स्टाइलिंग तो करती ही हैं, लेकिन साथ साथ गिद्दे की एक्सपर्ट हैं, और ऑल इंडिया रेडियो और डीडी पंजाबी की भी शान है। सो मल्टी टैलेंटेड ऐसे बहुत से बच्चे, कितने मेरे बच्चे इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं। टॉप शॉट आज सीईओज की पोजीशन पे हैं कई। फैब्रिक इंडस्ट्री, हाँ जी, मोंटे कार्लो में कई बच्चे हैं, नेवा में कई, बाहर चले गए एल्डो में। कितने ही बच्चे मतलब इस 26 साल की जर्नी में जो इतना ऊपर पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं मेरे एंटरप्रेन्योर्स, जो कई हॉबी सेंटर्स चला रहे हैं, जो इतने फ्लरिश कर रहे हैं। कई बच्चे घर बैठे जिन्होंने सिर्फ बीए की थी हमारे पास, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। शुरू ऐसे करते हैं जब हम उनको कहते हैं बेटा अपना इंस्टाग्राम पेज बनाओ, ऑर्डर्स लेने शुरू करो, छोटी छोटी आइटम से 200-300 रुपए के आइटम से शुरू करते हैं। और फिर कोई हम उनको कहते हैं कोई कज़न ढूंढो बाहर जो है, कोई चाची जी, मासी, सम रिलेटिव, और उनके कनेक्शन से फिर वो एक्सपोर्ट करना शुरू होती हैं। यहाँ से पहले छोटे छोटे पार्सल जाते हैं और कईयों के तो अब कंटेनर जा रहे हैं। Nice. सो वो बहुत बहुत सैटिस्फाइंग है सर।
अध्यापन, टीचिंग कैसा लगता है? खुद पढ़ते थे, खुद पीएचडी करके, सेपरेट इशू। खुद जब किसी को पीएचडी कराते हो, पढ़ाते हो, उन्हें इस लायक बनाते हो कि ज़िंदगी में सफल हो सकें, वो एक्सपीरियंस कैसा है? सब बहुत ही अच्छा। अगर आप मुझे पूछें, मेरे अंदर का एंटरप्रेन्योर जो है वो अभी भी जागृत है। आज से जब 10-12 साल बाद रिटायर होंगी तो वो ज़रूर करूँगी। लेकिन जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को खड़े करके सिखा के एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, और जब वो, मेरा सब्जेक्ट सर कितना मज़ेदार है ना, हम लोग हर रोज़ क्रिएटिव कुछ नया कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि वही वॉर पढ़ानी है या वही फिलॉसफी पढ़ानी या है, वही थ्योरम जी, या वही फार्मूला, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। सो हर रोज नया। और जैसे हमने बोला, फैशन इज चेंज, और हमें उसको सस्टेनेबल फैशन में बदलना है, जो कि ऑक्सीमोरॉन है कि सस्टेनेबल और फैशन दोनों वर्ड्स तो मेल ही नहीं खाते हैं। तो उनका सामंजस्य करना, उनका तालमेल बिठाना कि हम सस्टेनेबल भी हों लेकिन फैशनेबल भी हों, तो बहुत मज़ेदार है। और मुझे ऐसा लगता है मुझे कॉलेज वाले एंजॉय करने के पैसे देते हैं। चलिए, सस्टेनेबिलिटी एंड अपसाइक्लिंग, जो आपने दो नए शब्द बोले जी, इन्होंने फैशन डिजाइनिंग की परिभाषा को बदल दिया है। बिल्कुल। मुश्किल है, लेकिन एक्सेप्टेंस भी होनी शुरू हो गई है। आप क्या मानती हैं, ये समय की ज़रूरत थी, होना चाहिए था? बिल्कुल सर। कितनी बड़ी, मतलब ऑयल इंडस्ट्री इज द नंबर 1 पोल्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, और सेकंड पे है फैशन इंडस्ट्री। अच्छा। यस। हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, तो कपड़ा इतनी ग्रीड, हम लोग हर रोज नया नया, और फास्ट फैशन आ गए। 300 रुपए की टी शर्ट पहनी, सेल्फी खींची, पोस्ट की, अब कैसे रिपीट करेंगे? इसके लिए मैंने एक कॉइन अपने पीएचडी में भी क्रिएट किया, सेल्फी स्क्रैप। ये समस्या मेरे को भी आती है। शर्ट कहीं रिपीट हो जाए तो सारे ही बोलते हैं, सरबजीत भी बोलते हैं, ये तो उस दिन पहनी थी, आज फिर पहन ली। तो आप शान से बोलिए। तब मैं लाऊं कितने? नहीं लाने, आप रिपीट कीजिए और बताइए कि शान से ये मैंने रिपीट किए। मैं तो अपनी दादी सास, मम्मा, मदर इन लॉ, मेरे मासी सास, सबकी साड़ियाँ पहनती हूँ और शान से बताती हूँ, कैमरा पे बताती हूँ कि ये मेरी सेकंड हैंड साड़ी है। ये मैं बर्तन वाले जो लेके जाती हैं साड़ियाँ, वहाँ दिल्ली में एक जगह है गुजराती स्ट्रीट, आप सब भी वहाँ जाइए। सो वहाँ से लेके आइए साड़ियाँ और पहनिए शान से। वी हैव टू ब्रेक दिस कल्चर, और रिपीट कीजिए और शान से बोलिए कि मैंने रिपीट किया है और मैं बार बार रिपीट करती हूँ। सेल्फी स्क्रैप नहीं क्रिएट कर रहे हम, या स्क्रीन स्क्रैप नहीं क्रिएट कर रहे। पिछले फंक्शन में पहने था, लेकिन ऑफ कोर्स अपना दिमाग लगाइए, उसको रीस्टाइल कीजिए। मेन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम लोग विमेन एसेसरीज बदल सकते हैं, हेयर स्टाइल बदल सकते हैं, पहनने के तरीके को, साड़ी को आप 1000 तरीके से बांध सकते हैं। सो आप इस तरीके के छोटे छोटे चेंजेस करके, ट्वीक करके आप उसको एक नया स्वरूप दे सकते हैं और पहचाना भी नहीं जाएगा। आपने एक बहुत बड़ी जानकारी दी कि फैशन पोल्यूशन इज द नंबर 2 इन द वर्ल्ड। यस। ये बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है जी। ये कैसी समस्याएं खड़ी करता है फैशन पोल्यूशन? सर, सिर्फ जो फैशन इंडस्ट्री है वो सिर्फ कॉज नहीं है। आप सोचेंगे शायद डाइज, फिनिशेस, जो कपड़ा बनाने में, जो कॉटन उगाने में इतना पानी लग रहा है, सिर्फ वो नुकसानदायक नहीं है, या जो पेस्टिसाइड्स लग रहे हैं इन क्रॉप्स को उगाने में। कंज्यूमर फेज जब हम आ जाते हैं, अच्छा। जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कपड़े, वहाँ 70% पोल्यूशन होती है। अच्छा जी। अब वहाँ वो कैसे? क्योंकि हम वॉश कर रहे हैं कपड़े, अभी बहुत ज़्यादा हम एसीज में ही रहते हैं, है ना। अगर सपोज आपका नाइट सूट है, एक रात में आप पकड़ के उसको लॉन्ड्री में डाल देते हैं। अच्छा खासा है। जीन्स आप पहले 5-6 बार पहन लेते थे, अभी आप एक बार पहनते हैं और डंप कर देते हैं। जीन्स और डेनिम इज़ वेरी सस्टेनेबल। आप उसको एयर ड्राई कीजिए, पहनिए। जितना आप उसको ज़्यादा वॉश करेंगे अननेसेसरली, एक कपड़ा कोई भी 30 to 40 वॉशेस तक अच्छी कंडीशन में रहता है, और हम उसको इमीडिएटली बार बार वॉश कर रहे हैं। वॉश करने से सिर्फ उसकी लाइफ नहीं कपड़े की घट रही है, उसके अंदर जो डाइज है धीरे धीरे लीच आउट होती हैं, फिनिशेस लीच आउट होती हैं जो उसके ऊपर दी गई थी, वाटर पोल्यूट हो रहा है। प्लस अगर वो सिंथेटिक क्लॉथ है तो उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, जो आपके फ्लफ फिल्टर में जब आप वॉशिंग करते हैं उसके बाद उसकी जाली के अंदर
बहुत छोटे छोटे से धागे होते हैं, वो तो माइक्रो है, आपको दिख रहे हैं, लेकिन उससे भी माइक्रो प्लास्टिक्स उसके अंदर लीच होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। एक न्यूबॉर्न बेबी में आप बताइए, जो मतलब अभी पैदा ही हुआ है और उसने सिर्फ अपनी मदर के प्लेसेंटा से ही फूड लिया है, आप बताइए कितना प्लास्टिक होगा? अच्छा, एक क्रेडिट कार्ड जितना। इतना प्लास्टिक पाया गया है क्योंकि मदर जो पानी कंज्यूम कर रही है, मिल्क, जो सब्जियां इस पानी में उग रही हैं, अगर आप फिश कंज्यूम करते हैं वो इसी पानी में जी रही है, तो माइक्रो प्लास्टिक स्लोली अक्यूमुलेट होता जा रहा है हमारी बॉडीज पे। ड्यू टू दिस रीजन वॉशिंग, यस, क्योंकि हम प्लास्टिक वॉश कर रहे हैं। पॉलिएस्टर इज सेम फैमिली, सेम, और ना ही ये प्लास्टिक की तरह ही ये 5000 साल तक खत्म नहीं होगा। और हम सोचते हैं तो क्या है, एक टी शर्ट है, पहनी एक बार और बर्गर जितनी कॉस्ट थी, बर्गर गया, फास्ट फूड, और फास्ट फूड ने हमें मोटा बनाया, हमें पता ही नहीं है, और फास्ट फैशन ने हमारे धरती को बेकार कर दिया और हमें पता ही नहीं है। सो ये है अमेजिंग, अमेजिंग, रादर शॉकिंग जी। मतलब कि मैं भी कभी सोच नहीं पाता था कि इतना बड़ा इसका दुष्प्रभाव जो है वो सामने आ रहे हैं जी। आप इसके ऊपर अब क्या सब्जेक्ट बन गया? बिल्कुल, सस्टेनेबिलिटी सर हर इंडस्ट्री का पार्ट है, इट इज़ नॉट ओनली फैशन। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी XYZ किसी भी इंडस्ट्री को आप लीजिए, सस्टेनेबिलिटी का पहले तो मतलब समझते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जो आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हवा, पानी, धरती, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो हम एटलीस्ट उसी कंडीशन में छोड़ के जाएं जिस कंडीशन में हमारी जनरेशन को मिली है। अगर अगली जनरेशन को हम इससे बदतर दे के जा रहे हैं तो हम सस्टेनेबल नहीं है। सो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है अपनी धरती को एटलीस्ट उसी हालत में दे के जाएं, इफ नॉट बेटर। जी, बहुत गंभीर समस्या के ऊपर विचार किया, थोड़ा माहौल को लाइट कर जी। श्रीनगर से हैं, ठंडी वादियाँ, क्या कहते हैं, धरती का स्वर्ग। बिल्कुल। वहाँ से पंजाब आ गए, 45 डिग्री तापमान जी, पोल्यूशन, बहुत कुछ। ये बदलाव, ये कैसा रहा? सब बहुत मुश्किल है, अभी भी बहुत गर्मी लगती है मुझे, बट शुक्र है कि एक सस्टेनेबल इंसान के साथ रह रही हूँ जिन्होंने हमारे घर को ग्रीन और प्लांट से भरा हुआ है और वाटर हार्वेस्टिंग लगी हुई है। सो वो बहुत शुक्राना है, और मुझसे ज़्यादा वो जेन्युइनली सस्टेनेबल हैं और मुझे भी कहते हैं कि रिड्यूस ज़रूर करो। सो मैं ये ओपनली बोल रही हूँ कि बोलती हूँ, बट कभी ना कभी तो हम सब कुछ ना कुछ खरीदते हैं। सो उसको रिड्यूस करना सीखें। सो मुश्किल रहा ये सफ़र, ऑफ कोर्स अभी भी बहुत गर्मी लगती है और अभी भी बहुत परेशानी होती है, लेकिन कल्चर डिफरेंस भी है। हाँ, कल्चर डिफरेंस भी है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगी, जलंधर को कुछ वापस देने की कोशिश की है क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि है। तो KMV के हम कुछ लेक्चरर्स और स्टूडेंट्स ने मिलके नेकचंद जी से इंस्पायर होके, उनके रॉक गार्डन से इंस्पायर होके एक 11 फुट का स्ट्रक्चर बनाया। एक एम्पावर्ड वुमन मशाल ली हुई है, किताब पकड़ी हुई है, और वो पूरी उससे बनी है, वेस्ट से। उसके अंदर हमने इको ब्रिक्स डाली है। अच्छा। और ऊपर उसके सारे सैनिटरी वेस्ट है, ई वेस्ट है, और जो बच्चों के मतलब पेन्स पुराने ख़त्म हो जाते हैं। प्लास्टिक कितना कॉलेज में जनरेट होता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, वो सब लगा के हमने 11 फुट का एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों को ऑनर किया और रिपब्लिक डे पे वो भी दिया। सो अब ये कर्म भूमि है, इससे प्यार है। ये स्टैचू कहाँ, ये कॉलेज प्रेमिसेस में ही? नहीं, ये हमारे जलंधर के शहर के बिल्कुल जहाँ जूडियो स्टूडियो SBI का दिलखुशा मार्केट से, जहाँ से जी जहाँ मेन ब्रांच है SBI की, वहाँ लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ लगा है जी, वो शहर की शान है। सो वो बच्चों को सिखाया कि यस, हम ब्यूटी क्रिएट कर सकते हैं एंटायरली वेस्ट से। ठीक है। 30 पेटेंट हैं आपके पास? जी, 33 हो गए अब। 33 हो गए। अब सारे तो डिस्कस नहीं हो पाएंगे जी। कैन यू नेम? सर, सारे आर्टिस्टिक डिज़ाइन पेटेंट्स हैं और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हैं। अच्छा। पहले
जो पेटेंट थे पीएचडी की वजह से, पढ़ाई खुद की, ये कोई भी एक भी इनमें से पेटेंट किसी लॉयर ने नहीं फाइल किया है। तो ड्यूरिंग पीएचडी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मेरा वर्क कहीं जो मैंने किया है उसको मैं कैसे मतलब प्रोटेक्ट करूं, तो इसके बारे में पता लगा, पढ़ाई की, वेबसाइट से इनकी बुकलेट डाउनलोड की, उसकी पढ़ाई की, फिर फाइल किया, प्रॉब्लम्स आई, समझ नहीं आया, फिर उसके सॉल्यूशंस भी इंटरनेट से ढूंढे, फिर उसकी डिस्क्रिपेंसीज को किया। सो मेरा पहला पेटेंट, लेकिन जो मुझे अवार्ड हुआ वो मेरे स्टूडेंट के साथ जो वर्क था, अच्छा, उसमें हमने चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी को एक नया स्वरूप देके उसमें बीड्स ऐड करके, और चिकनकारी के नॉर्मली गारमेंट्स बनते हैं, तो हमने इयररिंग्स और ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स बनाए थे। अच्छा, सो रीइन्वेंट किया। सो कॉपीराइट्स आर ऑल अबाउट नॉवेल्टी, नवीनता, एक नया स्वरूप। तो सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ के और नवीन स्वरूप दिया है, और बहुत सारे मेरे मतलब 90% कॉपीराइट्स मेरे स्टूडेंट्स और मेरे कोलीग्स के साथ हैं। वेरी नाइस। सो सभी नॉवल हैं और सभी सस्टेनेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, एआई का ज़माना है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या मानते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग को भी इसने टारगेट किया एआई ने? बिल्कुल, और हम एट केएमवी हम बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज हम इसको एज अ वो नहीं ले रहे कि ये हमें रिप्लेस कर देगा। नो, हमारी क्रिएटिविटी तो, हमें भरोसा है हमारी क्रिएटिविटी यूनिक है, लेकिन हम इसको एज अ गुड असिस्टेंट ले रहे हैं। और ये क्विकली हम कहते हैं, ओ अगर इस कपड़े के साथ ऐसे डिज़ाइन ये करके देखें तो फटाफट हम जनरेट करके इमेज देखते हैं। सो वी डोंट हैव टू वेट, क्योंकि बच्चों को सॉफ्टवेयर्स आते हैं कैड, वो भी क्विक हैं, लेकिन एटलीस्ट घंटा डेढ़ लगता था उनको कंप्यूटर में जनरेट करने में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के साथ। अच्छा। लेकिन एआई से विद इन सेकेंड्स आप वो इमेज जनरेट कर रहे हैं। सो मज़ेदार है। सबसे ज़्यादा मज़ा आया रिसर्च में, जहाँ बहुत से मेरे बच्चे हैं हम्बल बैकग्राउंड से हैं, और इंग्लिश क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है, तो कई बार ग्रामेटिकल एरर्स करते थे। सो अब हम एआई की मदद से लेके उसको पॉलिश कर रहे हैं। तो रिसर्च पे फोकस है, इंग्लिश पे फोकस नहीं है। इंग्लिश को संभाल रहा है एआई, और हम संभाल रहे हैं रियल रिसर्च को। तो बहुत मज़ेदार है। चैलेंजेस क्या हैं एआई के, क्या चैलेंजेस ऑफ कोर्स जो बिगिनर लेवल जॉब्स हैं, मुझे लगता है कि वो अब सब एआई करेगा। जो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थे और बेसिक इवन फ्रीलांसिंग कर रहे थे, बहुत सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में अपने डिज़ाइंस भेज रहे थे, अब उनको वो ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इंडस्ट्री एआई का इस्तेमाल करेगी। बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमें पता है कि वी हैव टू स्टेप अप। एआई की एक लिमिटेशन है कि वो जो बेसिक डेटा पूल है उसी को लेके उसी को तो चर्न कर रहा है, लेकिन यूनिक और नया और आउट ऑफ द बॉक्स तो ह्यूमन ब्रेन ही सीख सकता है ना, मतलब क्रिएट कर सकता है। तो वो तो हमें भरोसा है कि हम ही ला सकते हैं, और अपने बच्चों में वो कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं कि इससे डरना नहीं है, इसको एक अच्छा असिस्टेंट बनाना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है। डॉक्टर साहब, 33 पेटेंट अपने नाम कर लिए, पीएचडी कर ली, गोल्ड मेडल ले लिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए। प्रोफेशनली एक तमन्ना जो अभी बाकी है वो क्या है? सर, मैंने आपको बोला, मैंने अपना एक लाइफस्टाइल स्टोर खोलना है। और दैट इज आफ्टर रिटायरमेंट? यस, आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायर में कभी नहीं होंगी, सिर्फ जॉब चेंज होगी। जॉब चेंज होगी, बिल्कुल। और हो सका तो शायद अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलके करूँगी या अपने बच्चों के साथ मिलके करूँगी, ये नहीं पता क्या करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। और ऑफ कोर्स सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा होगा, कुछ अर्थ को गिव बैक करने का तरीका होगा, और लोगों को स्टाइलिंग सिखाऊंगी कि कैसे कम में कैप्सूल वार्डरोब में, यानी कि कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके, जैसे अब ये मैंने साड़ी पहनी है, कभी मैं इसको ग्रीन ब्लाउज के साथ पहन लेती हूँ, कभी फुशिया के साथ, कभी ब्लू के साथ, तो हर बारी नई लुक आती है। और अगर साड़ी को बांधने का तरीका चेंज करो तो एंटायरली न्यू लुक आती है। सो आई यूज़ अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सो मुझे लगता है ये जो खूब सारी नॉलेज है इसको चैनलाइज करेंगे। और सर, अगर आप पॉडकास्ट की पार्टनरशिप करेंगे तो हम एक फैशन पॉडकास्ट भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वी आर वेरी ओपन। हाँ जी, उस पे भी कर लेंगे। ये अभी अभी आइडिया आया है। नहीं, वो उस पे भी कर लेंगे, वैसे कोई बात नहीं है। जी, सारी बातें हो गई। आप लेखन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जी, आपने अपने एक्सपीरियंसेस पेन डाउन किए हैं या कुछ ऐसा?
मैं पढ़ रहा था, शायद लिखा है आपने कुछ। सर मैंने 2 बुक्स ऑन सस्टेनेबिलिटी लिखी हैं जिसमें मैंने पेपर्स इनवाइट किए थे और पैन इंडिया से बहुत ही क्रेडिटेबल इंस्टीट्यूशन से पेपर्स आए और वो एक एडिटेड बुक करी। लेकिन जो मेरे दिल के सबसे करीब है, मैंने एक छोटी सी किताब लिखी ऑन गुरु नानक देव जी साखीज़। अच्छा। मेरे अंदर एक राइटर भी है, इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है। तो मेरी दादी माँ मुझे हर रोज़ सोने से पहले साखी सुनाते थे और मैं उनको सोने नहीं देती थी और मैंने बार बार साखियाँ सुनी है और वो मुझे कुछ महीनों के लिए मिलते थे जब हम श्रीनगर से छुट्टियों के लिए आते थे या वो हमारे पास आते थे जब वैसे वो मेरठ में रहते थे। तो वो इतना ब्यूटीफुल फेस था और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को तो साखियाँ किसी ने ऐसे सुनाई नहीं। ऑफ कोर्स दादी स्टोरीज सुनाती हैं लेकिन इतनी नहीं। मतलब सब अपने फोन्स में, लाइफ में एक अलग तरीके का आजकल माहौल है। तो मुझे लगा कि मैं मेरी दादी की याद और वो कहानियाँ संजोऊं, संभालूं। तो वो एक छोटा सा एफर्ट किया था। वो अमेज़ॉन पे भी बुक अवेलेबल है। क्या नाम है उसका? गुरु नानक देव जी साखीज़ इंस्पिरेशन एंड कुछ ऐसे बाय डॉक्टर हरप्रीत कौर। जी जी, वेरी नाइस। जी, डॉक्टर हरप्रीत कौर टुटेजा लिखा उसमें क्योंकि हरप्रीत एक बहुत कॉमन नेम है, सो अपना सरनेम भी साथ में लगा। जी। आज एक संपूर्ण इंसान से मुलाकात हुई। आई होप मेरे दर्शक बहुत खुश हुए होंगे, बहुत कुछ भ्रांतियां भी उनकी दूर हुई होंगी फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में। जो फैशन की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, बहुत बड़ा इशू वर्ल्ड का है, मैं तो ये मानूंगा आज उसके बारे में भी जानकारी मिली होगी। आप अपना स्टोर खोलने में सफल हों और उससे पहले जो 10 साल आपकी जॉब के बाकी हैं जी, उनमें आप इसी तरह से पेटेंट दर पेटेंट जोड़ते जाएं, नया काम करते जाएं और हमें खुशी होगी कि आप युवा पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। आप स्टूडियो में आई, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी आर वेरी ओपन कि जिस दिन आप ये कहेंगी कि हम फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर पॉडकास्ट शुरू करें, वी आर वेरी ओपन, वो भी शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर द ऑफर। मुझे नहीं पता था कि बातों बातों में एक ऑफर मिल जाएगा। और सर एक ड्रीम शेयर करना चाहूँगी जी जी, कि जैसे एक पेरेंट बोलते हैं कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल उस पे आए, तो ये लास्ट 10 सालों में ये ज़रूर ख्वाब है कि मेरे कोई 5, 7, 10 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे छा जाएं और मैं कहूँ ये मेरे बच्चे हैं। वेरी नाइस। खुदा हमारे करे, KMV के बच्चे हैं। खुदा करे कि ऐसा ये सच हो जो आपने कहा और बहुत जल्द सच हो। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।